नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज लखोटिया। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करियर इन बैंकिंग के बारे में। एक ऐसा करियर ऑप्शन जिसके सभी डायनामिक्स को हम एक बार देखेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको जब अगर कोई आप में से चाहता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करे तो उससे पहले आपको क्लैरिटी हो कि ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, स्कोप क्या है बैंकिंग के अंदर, सैलरीज क्या होती है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपकी कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा जो अभी लेटेस्ट में जो नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस की तरफ से, उसके बारे में। आईबीपीएस जिसका फुल फॉर्म बनता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो एक संस्था है जो सभी बैंक्स के लिए, जो गवर्नमेंट बैंक्स है उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। एग्जाम कॉमन कंडक्ट की जाती है, काफी सारी बैंक्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन केवल एक एप्लीकेशन और एक एग्जाम के द्वारा आप ये जो मल्टीपल बैंक्स है, जो कौन कौन सी बैंक्स है आगे वीडियो में हम देखेंगे, इन सभी बैंक्स में आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी बैंक में आपके पास सिलेक्शन होने का मौका रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या वजह होनी चाहिए, why should we start preparing for the banking exams? Okay, how exactly process is done, we'll discuss about that in this video. But why one should prepare for the banking exam and why should one join the banking sector? So let's find out few reasons. कुछ motivation होना चाहिए, हर एक काम करने के पीछे कुछ motivation होना चाहिए। प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन को फेस करना है, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन अगर आपके पास है तो आप जो भी प्रोसेस है उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो मोटिवेशन देखिए, इसमें से कौन से पॉइंट के ऊपर आपको लगता है, कौन सा पॉइंट आपको मोटिवेट करता है। सबसे पहले ये एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। ऑल्दो कोई भी ग्रेजुएट कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है, एज लॉन्ग एज उसका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो। पर जो खासकर जो फ्रेशर्स निकलते हैं बैंकिंग के अंदर से, जो इस वक्त अगर कोई एफवाई, एसवाई, टीवाई 12th पास हो चुका है और अगर अपनी ग्रेजुएशन की कोई भी ईयर में पढ़ रहा है, तो वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो अपीलिंग है वो है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी जॉब आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, जब कोई जॉब पाने के लिए जाते हो, या तो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए और फिर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, जैसे एमबीए या फिर और भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करके आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। और अगर कंपैरेटिवली देखते हैं हम कि क्या सैलरीज ऑफर की जाती है ग्रेजुएशन के बाद, तो उतना ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन के बाद किसी के लिए अच्छी जॉब, क्योंकि लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स हर साल पास होते हैं और ग्रेजुएट्स के लिए उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि स्किल लेवल ओवरऑल माना जाता है कि ग्रेजुएट्स का एक लिमिटेड स्किल लेवल होता है। तो इस हिसाब से जॉब्स डिजाइन की जाती है, सैलरी काफी कम होती है, केवल एंट्री लेवल की जॉब्स के लिए आपको कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहां पे आपको सबसे पहले तो और एक दिक्कत आती है कि कहीं पे भी जॉब मांगने जाते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे मांगा जाता है आपसे एक्सपीरियंस। अब आप तो इतनी साल आपकी ग्रेजुएशन कर रहे थे, एक्सपीरियंस कहां से आएगा? और the irony of the situation is कि एम्प्लॉयर आपको एक्सपीरियंस के सिवा जॉब नहीं देता है, और आपके साथ दिक्कत यह है कि जब तक एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं देगा तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी दुविधा होती है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ जो फेस करते हैं जॉब मार्केट में जब जाते हैं। तो यहां पे जब बैंकिंग इंडस्ट्री की बात आती है, गवर्नमेंट बैंक्स की बात आती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात आती है, तो यहां पे आपको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। आप चाहे बीकॉम करके आए, बीए करके आए, बीएससी करके आए, बीबीए करके आए, इंजीनियरिंग करके आए, आपका बैकग्राउंड में कोई एक्सपीरियंस ना, कोर एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि इससे पहले बैंकिंग में कहीं जॉब किया है क्या, वो एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाता, ना ही कोई ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी जो जॉब पाने में दिक्कत आती है फ्रेशर्स के लिए, वो यहां पे नहीं मांगा जा रहा है। दूसरा, परसेंटेज क्राइटेरिया। खास करके जो इंजीनियर्स है उनको काफी अच्छे से इसका
अनुभव होगा, या काफी बार बीबीए या आपकी कॉलेज के अंदर बीकॉम के लिए भी कोई रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी आती है, तो सबसे पहले अगर 300-350 बच्चे पढ़ रहे बीकॉम के अंदर, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, इतने लोगों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो सबसे पहले एक फिल्ट्रेशन लगा देते हैं। मतलब ऐसे ही लोगों को एप्टीट्यूड राउंड के लिए बुलाया जाता है जिनके 80% से ज्यादा हो, 70% से ज्यादा हो, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन हो। मतलब जिनके इससे कम है वो कंपटीशन से बाहर, विदाउट इवन अप्लाइंग, विदाउट इवन फेसिंग अ सिलेक्शन प्रोसेस, आपको निकाल दिया जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज का क्राइटेरिया लगा जाता है अक्सर कंपनीज की तरफ से, ताकि उनको ज्यादा लोगों का ना इंटरव्यू लेना पड़े, ना ही उतने लोगों के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट। क्योंकि कंपनी आती है एक दिन के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, 3-4 एचआर आते हैं, उनकी कैपेसिटी इतना नहीं होता है कि वो इतने सारे लोगों को इंटरव्यू कर पाए। कंपनी का भी सही एक तरीके से सही होता है। तो यहां पे परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी सिंपल ग्रेजुएट यहां पे अप्लाई कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात, खास करके जिनको रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, तो इन जॉब्स के अंदर हर एक कैटेगरी के लिए एक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। मतलब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सीट्स रिजर्व है, जहां पे सिर्फ ओबीसी ही कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। जनरल 50% कोटा जनरल के लिए है, तो जनरल के लिए भी एक अच्छा खासा हिस्सा है। एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी को, तो उसको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपके लिए जगह रिजर्व है, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो अक्सर बाहर प्राइवेट सेक्टर में ये रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी कमी होती है, तो जिनको भी रिजर्वेशन है उन हर एक के लिए रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी बात आप कंसीडर कर सकते हो जब अप्लाई करते हो इस जॉब के लिए। अब और क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो मतलब ये हो गया कि एक आसान ऑप्शन है जहां पे ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस 20 से 30 के बीच आपकी एज उम्र होनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, 2 तरीके की पोस्ट होती है, और अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो 28 तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, जैसे ओबीसी से आते हो, तो 3 साल का रिजर्वेशन का आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अगर 28 पे कोई जनरल कैंडिडेट के लिए 28 को वो एग्जाम क्लोज होता है, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए वो मिलेगा 31 तक। और जहां पे एससी कैंडिडेट की बात आती है, अगर उसका एलिजिबिलिटी 30 ईयर है जैसे ऑफिसर्स का, तो वहां से उसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, तो एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और कौन कौन सी बात हमको कंसीडर करनी चाहिए? जॉब सिक्योरिटी, आपने देखा है अभी रिसेंटली हम लोग एक पैंडेमिक से उबर रहे, दोबारा अपनी इकोनॉमी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और पैंडेमिक में खास करके देखा गया है, मुझे जिस तरीके से अभी नए कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, जिस तरीके से इंक्वायरीज आ रही है, उसमें मैं सडन इजाफा देख रहा हूं, क्योंकि पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड अ सिक्योर जॉब। क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि अब काफी लोगों की जो प्राइवेट जॉब्स है वो लगभग जाने की कगार में, या फिर सैलरी कट जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ा है। जहां पे अगर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो ये ऐसे इश्यूज आपको नहीं आएंगे। जितना साल का आपका सर्विस है, जैसे 60 इयर्स एज ऑफ टुडे इसका रिटायरमेंट एज है, तो आप 60 इयर्स तक काम कर सकते हो, आपके लिए उतना पूरा टेन्योर होगा। और ड्यूरिंग दिस टेन्योर आप केवल एक पोजीशन पे ही नहीं, तो अलग अलग पोजीशन पे काम कर सकते हो। स्कोप फॉर द प्रमोशन, जैसे देखिए प्रमोशन के लिए आपको इंटरनल एग्जाम्स भी होती है, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से भी आपको प्रमोशन दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कुछ इंटरनल एग्जाम्स होती है, जैसे JAIIB, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, CAIIB, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। तो ये ऐसी कुछ एग्जाम्स अगर आप क्लियर करोगे, तो आपका अंदर प्रमोशन होने का चांस है। जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया, एरिया मैनेजर हो गया, जोनल मैनेजर हो गया, मतलब आपने ज्वाइन किया था एक पोजीशन से, और आगे चलकर आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, जो भारत की पहली महिला चेयरमैन थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने 1977 में एक एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो सिलेक्ट हुई थी, जस्ट एज अ बैंक पीओ सिलेक्ट हुई थी, और शी वेंट ऑन टू बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ दैट बैंक।
SBI जैसी बड़ी बैंक के चेयरपर्सन से रिटायर होना बहुत बड़ी बात है। तो यस, देयर इज अ स्कोप फॉर द प्रमोशन ओवर द पीरियड। आप अलग अलग पोजीशन पे काम करते हो और उस हिसाब से आपकी सैलरीज भी और अदर बेनिफिट्स भी बढ़ते जाते हैं। सैलरी की बात करें, अगर जैसे हम IBPS PO का नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं तो आप देखोगे कि सैलरी काफी लुक्रेटिव है, और एक फ्रेशर्स की माने या कोई भी एग्जिस्टिंग जॉब जो कर रहा है उनके कंपैरिजन में शायद बहुत सारी अच्छे जॉब्स के कंपैरिजन में आपको ये सैलरी विल लुक बेटर। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख to 8 लाख के बीच का पैकेज आपको पर एनम वाला पैकेज आपको दिया जाता है। मतलब देखिए, अगर ये पैकेज की सैलरी चाहिए तो आज की तारीख में आपको MBA जैसा प्रोफेशनल डिग्री लेना जरूरी हो जाता है एक ग्रेजुएट के लिए, तब जाके ये सैलरी मिलती है। MBA के लिए आप सर्टन अमाउंट खर्च करते हो, 2 साल अपने इन्वेस्ट करते हो, सर्टन अमाउंट खर्च करते हो, देन प्राइवेट सेक्टर में आपकी 6 से 8-10 लाख की, अगर अच्छे कॉलेज से किया है तो शायद अच्छे कॉलेज से नहीं करोगे तो शायद वो भी सैलरी ना मिले। तो कंपेयर करेंगे 6 लाख की सैलरी, तो एक अच्छा सैलरी ऑफर हो रहा है एक ग्रेजुएट के लिए आफ्टर इट्स ग्रेजुएशन, एक फ्रेशर्स के लिए। तो ये सैलरी भी आपने कंसिडर करना चाहिए यहाँ पे जब आप सोच रहे हो तो। और कंफर्टेबल टाइमिंग्स एंड हॉलीडेज, है ना, जब कंफर्टेबल टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा बैंक्स नाइट में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल जॉब्स जो है फ्रेशर्स के लिए कॉल सेंटर से जॉब की ऑफर तुरंत आ जाती है, 20-25-30 हज़ार की सैलरी आपको ऑफर की जाती है। लेकिन उन जॉब्स में आपको नाइट शिफ्ट जैसा काम करना पड़ता है, क्योंकि इनके क्लाइंट्स जो होते हैं कंपनी के वो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। तो आप मतलब जब वहाँ दिन होता है यहाँ पे रात होती है, आप रात को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आजकल बैंक का टाइमिंग 11 बजे हो चुका है, मतलब सुबह आप प्रॉपर जिम विम करके प्रॉपर अपनी हेल्थ का ख्याल रख के ऑफिस पहुंच सकते हो, और शाम को कंपेरेटिवली काफी जल्दी आप फ्री हो जाते हो अपने ऑफिस आवर्स से, राइट। और खास करके जब लड़कियों की बात करूंगा, यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है जो कंफर्टेबल टाइमिंग है, क्योंकि गर्ल्स को मोस्टली मल्टीटास्किंग करना होता है, फैमिली की भी तरफ ध्यान देना होता है, अपने करियर की तरफ भी ध्यान देना होता है, क्योंकि आजकल लड़कियां कोई भी नहीं चाहती है कि वो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके केवल घर में बैठे, और मतलब उनको अपने करियर का भी उतना ही ख्याल होता है। तो उन लड़कियों के लिए ये जॉब बहुत अच्छे टाइमिंग्स और हॉलीडेज का फायदा क्या होता है कि आपको एक ब्रेक मिलता है टाइम टू टाइम। और देखिए, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो आप देखिए जैसे अगर दशहरा को भी बैंक को छुट्टी होगा, ईद भी आ गए, हालांकि ईद सब लोग नहीं मनाते, राइट, लेकिन ईद के दिन भी छुट्टी होती है। चलिए, गुरु नानक जयंती के दिन भी छुट्टी होती है ना। इसके अलावा जितने भी सभी महावीर जयंती, जैन लोगों का त्यौहार है, उस दिन भी छुट्टी होती है। इनफैक्ट जो सबसे कम मात्रा में जो माइनॉरिटी हमारे भारत के अंदर पारसीज, उनका पतेती नाम का त्यौहार होता है, जिस दिन मतलब देश की 99.99% जनता काम कर रही, मतलब जो जनता के लिए शायद पता ही नहीं हो या फिर शायद मनाते ना हो, लेकिन उस दिन भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉलीडे मिलता है, राइट। सो नंबर ऑफ हॉलीडे अगर आप देखोगे पूरे साल भर के अंदर जितने मिलते हैं आप लोग को, तो ये जरूर एक कंसिडरेबल चीज है कि आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा हर सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे और संडेज अभी फिलहाल ऑफ है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है, ऐसी डिमांड आ रही है बैंकिंग एम्प्लॉय के एसोसिएशन की तरफ से कि ये वीकली 5 डेज का करना, मतलब जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, खास करके आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है हर एक को, क्योंकि 5 डेज वर्क का कल्चर है। तो शायद वही कल्चर अभी तो सेकेंड एंड फोर्थ वीक को 5 डेज ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी बहुत जल्द हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में ये वाला कल्चर आ जाए, तो ये भी बहुत बड़े एक बात होगी जब आप इसको कंसिडर करोगे, ठीक है। एंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो आप, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट का नाम देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन 100 साल से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले अनेक दशकों से इन्होंने काम कर रही है ना। कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप, 100 साल पुरानी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, first bank in India, Allahabad Bank, although it has merged with another bank now, but ये ऐसी 100-150 साल की हिस्ट्री जिन बैंक्स की है, जिन्होंने भारत के निर्माण में बहुत बड़ा काम किया है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर रहे हो,
तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रेस्टीज वाली बात है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो। आप जब कहीं पे जाते हो कोई फंक्शंस में वगैरह, तो पीपल सर्टनली एडमायर यू। सो ये भी एक बात है। और वर्क लाइफ बैलेंस, जब अगर आपको इतना सारा अगर कंफर्ट एनवायरनमेंट मिल रहा है काम करने का, और और एक बात है बैंकिंग इंडस्ट्री की, आप हमेशा फाइनेंस के टच में रहते हो, क्या हो रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, क्या चेंजेस हो रही है ना। आप शायद फाइनेंशियल फ्यूचर जल्दी गेस करते हो कंपेयर टू अदर पीपल, है ना, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत कम प्रमाण है अपनी इधर। तो एक बैंकर इस पोजीशन में होता है कि वो इन सब बात को सोच सकता है ना। तो देखिए ये इतने सारे फायदे मैंने आपको